पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। अभी हाल में मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि अभी वर्तमान थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी के पूर्ववर्ती हैं, उन्होंने मणिपुर पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समय तक अपने कार्यकाल के दौरान उनको समय बिताना पड़ा था, इसलिए मणिपुर की समस्या के बारे में उनकी जानकारी विश्वसनीय ही नहीं है बल्कि गहन भी है। तो उन्होंने इस पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए। पहली बात कि उन्होंने कहा कि दशकों से मणिपुर की समस्या बनी हुई है और वहाँ जो मौजूद आतंकी हैं, उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, विद्रोही हैं, उन सभी को चीन तरह तरह की सहायता देता रहा है, फंड भी देता है, हथियार भी देता है। तो उन्होंने कहा कि मणिपुर समस्या का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है चीन की साजिश, चीन की चालबाजी और चीन की सहायता हर तरह से। दूसरा कारण उनके मुताबिक ये है कि वहाँ पर अफीम और अन्य तरह के ड्रग्स का कारोबार काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है, जिससे वहाँ के माफिया लाभान्वित होते हैं। न केवल वहाँ के माफिया बल्कि चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह के जो देश हैं उनका भी उस कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा होता है और भारत को उत्तर पूर्व में कमज़ोर करने का उन्हें सुअवसर भी दिखाई देता है। जो ड्रग्स का गोल्डन ट्रायंगल है, उस गोल्डन ट्रायंगल के काफ़ी नज़दीक मणिपुर है और मणिपुर में भी ड्रग्स का उत्पादन होता है, अफीम, गांजा और भी कई तरह का। वो ड्रग्स गोल्डन ट्रायंगल तक तो पहुंचते ही हैं, जिसके कारण वहाँ का वो कारोबार काफ़ी विकसित हो चुका है और साथ ही गोल्डन ट्रायंगल से भी ड्रग्स मणिपुर में सप्लाई होते हैं और मणिपुर में जो कुछ भी ड्रग्स है उसका पूरे भारत में भी उसकी आपूर्ति होती है। दूसरा उन्होंने कहा, तीसरा कारण कि जो म्यांमार और मणिपुर का जो बॉर्डर एरिया है वह फ्लूइड है, फ्लक्चुएटिंग है। जो बॉर्डर एरिया है म्यांमार का, उस पर वहाँ की जो सरकार रहती है उसका कंट्रोल ना के बराबर रहता है। जब वहाँ मजबूत सरकार रहती है, स्थिर सरकार रहती है म्यांमार में, तब भी उनका मणिपुर से सटे हुए एरिया पर नियंत्रण लगभग शून्य होता है। इसकी वजह से जो म्यांमार के बॉर्डर एरिया हैं उनका मणिपुर में जो घटनाएं घटती हैं या मणिपुर में जो भी उपद्रव होता है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ये तीन कारण उन्होंने बताए। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि वहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार अभी वर्तमान में जो कुछ भी मणिपुर की हिंसा, दंगे, आगजनी, हत्याएं इन सब को टैकल करने के लिए जो कुछ भी ये सरकारें कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। जो भी मैक्सिमम संभव हो सकता है वो कर रही हैं और हमें आशा करनी चाहिए कि देर सवेर इस समस्या का समाधान केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार कर लेगी। हमें उस पर शंका जाहिर नहीं करनी चाहिए, सेकंड गेस नहीं करना चाहिए। उन्होंने सेकंड गेस शब्द का यूज़ किया।
तो ये नरवणे साहब का कहना है। एक और महानुभाव हैं, माननीय हैं, रेस्पेक्टफुल हैं, वो हैं मिस्टर वी पुरुषोत्तम राव, जो डीआईजी के सीआरपीएफ रह चुके हैं, अब वो रिटायर्ड हैं। उन्होंने भी नरवणे साहब के विचारों को सपोर्ट करते हुए एक यह बात कही है कि मणिपुर की में जो हिंसा हो रही है उसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार, जैसे नरवणे साहब ने सबसे बड़ा कारण चीन की सहायता को माना है, वैसे ही वी पुरुषोत्तम राव साहब ने सबसे बड़ा कारण वहाँ के चर्च और चर्च के अंडर काम करती हुई क्रिश्चियन मिशनरीज को माना है। उनका कहना है कि वहाँ पर जो भी हिंसा हो रही है, जो भी आगजनी हो रही है, जो भी हत्याएं हो रही हैं, या जो भी वहाँ पर दुराचार हो रहे हैं, उसमें चर्च और क्रिश्चियन मिशनरीज का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि अगर चर्च और क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल कर लिया जाए, उस पर लगाम लगा दिया जाए, तो यह समस्या जल्दी ख़त्म हो सकती है। हालांकि वहाँ की जो जटिल व्यवस्था बनी हुई है, जो जटिल स्थितियाँ हैं, उनके हल होने में उन्होंने कहा है कि काफ़ी लंबा समय लग सकता है, अगर सरकार पवित्र मन से, अच्छी नीयत से उसको टैकल करे तो। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के ऊपर स्वतः संज्ञान लिया और बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा चिंतित हालत में इसका स्वतः ज्ञान लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कल बहस हुई उसमें एक तेज तर्रार वकील बांसुरी स्वराज ने भी कई तरह की दलीलें दी, कई तरह के तर्क दिए, जिसको सुनते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा अपने अप्रोच पर बदलाव नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जैसे जनरल नरवणे हो गए, रिटायर्ड डीआईजी ऑफ सीआरपीएफ पुरुषोत्तम राव हो गए, इनके बयानों पर भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे श्रीमती बांसुरी स्वराज ने तर्क दिए, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये गैर राजनीतिक लोग हैं। जो वी पुरुषोत्तम राव हैं, वो 1974 से लेकर 1976 तक सीआरपीएफ के कंपनी कमांडर के तौर पर मणिपुर में थे, और उसके बाद भी जब तक वो जॉब में रहे तब तक सरकार की ओर से मणिपुर नियमित रूप से भेजे जाते रहे। इसलिए मणिपुर के बारे में उनकी जानकारी बहुत विश्वसनीय है। ज़मीन पर रहकर उन्होंने काम किया हुआ है, ज़मीन पर रह कर के वहाँ की स्थिति को देखा हुआ है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इन गैर राजनीतिक लोगों के बयान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट पर मनमानी, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, पक्षपात आदि के आरोप न लग पाएं। न्याय ऐसा हो कि कोई उस पर उंगली न उठा सके और न ही किसी की आत्मा दुखी हो। किसी भी घटना को आइसोलेशन में देखना और सिलेक्टिव होना, न्याय के साथ अन्याय करना होगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। कभी कभी घटना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी गौर करना चाहिए न्याय करने के समय। अगर हम देखें तो भारत में विलय के पहले मणिपुर में अंग्रेजी हुकूमत के समय मैती समुदाय को एसटी का स्टेटस दिया हुआ था। विलय के बाद वह स्टेटस कांग्रेस सरकार ने छीन लिया। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1981 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने तो हद कर दी। उन्होंने ये कर दिया कि
वैली में मैतेई समुदाय के लोग रहेंगे और पहाड़ों पे कुकी समुदाय के लोग रहेंगे। अब देखिए, जो मूल निवासी, मणिपुर के मूल निवासी मैती हैं, उनको मणिपुर के 10% हिस्से में कन्फाइंड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, बांध दिया गया, और पहाड़ों का पूरा जो 90% पूरे मणिपुर का 90% है, वो पहाड़ कुकियों को दे दिया गया। ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या यह अन्याय नहीं हुआ था मैतेई समुदाय के विरुद्ध। और 2008 में श्रीमती सोनिया गांधी ने कुकी लोगों को अफीम की खेती करने के लिए भी ऑथोराइज कर दिया कि खेती करो, नशीली चीज़ें उगाओ, ड्रग्स उगाओ, और ये सारा कुछ सप्लाई करो और मस्ती से जियो। जो वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्च ने मतांतरण का मिशन शुरू किया था, जो एक तरह से आंदोलन की तरह चल रहा था, काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, उससे भी मैतेई समुदाय के लोग काफ़ी आहत हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। अपने अस्तित्व पर उनको हमेशा एक अस्तित्व खोने का भय लगने लगा। तो इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का न्याय बदनाम होगा। सुप्रीम कोर्ट को हिंसा और प्रतिहिंसा का जो दौर चला हुआ है, जो सिलसिला चला हुआ है, उसके इतिहास पर भी ध्यान देना चाहिए। कुकी लोग हमेशा अपनी समस्या के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग करते रहे, जिसमें उन्होंने हत्याएं की, मकान और दुकान मैती समुदाय के लोगों की जलाई गई, महिलाओं के साथ तरह तरह के अत्याचार हुए, उसमें रेप और निर्वस्त्र करके घुमाना, ये सब भी शामिल थे। तो जब इस तरह की हिंसा हुई, आज मैतेई समुदाय को जब लगने लगा कि हमारा अस्तित्व ही अब खतरे में पड़ा हुआ है, तो इन्होंने उस हिंसा का जवाब देने का ठाना। उसमें कुछ इन लोगों के तरफ से भी प्रतिहिंसा हुई। तो किसी भी घटना को आइसोलेशन में देखना और सेलेक्टिव हो जाना, इससे सही न्याय नहीं हो सकता। सभी तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। केवल एक वीडियो या तथ्य न्यायिक निर्णय के लिए इतना निर्धारक कैसे हो सकता है कि जनता द्वारा निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को फटकारा जाए, अपमानित किया जाए, उसको चुनौती दिया जाए या उस पर शक किया जाए। केवल मैं ही सही हूँ, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति क्या विवेकपूर्ण कहा जा सकता है, विवेकवान कहा जा सकता है? क्या उसके न्याय को सही ठहराया जा सकता है? तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, पहले से अगर वो अपने मन में ये बैठा ले कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर वो न्याय क्या करेगा, निर्णय क्या करेगा, फैसला क्या करेगा? क्या कर सकता है वो निर्णय और फैसला सही? अंत में मुझे ये पूछना है कि कल मेवात में जो कुछ भी हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट को ही पता है, पूरे देश को पता है। मानवता कुचली गई है वहाँ पर। अगर पुलिस के आने में थोड़ी और देर हो जाती तो पता नहीं कितनी स्त्रियों के साथ क्या हुआ होता, बच्चों के साथ क्या हुआ होता, और जो वृद्ध पुरुष थे या अन्य जो तीर्थयात्री थे जो मंदिर में गए थे, उनके साथ क्या हुआ होता। इसके लिए कल्पना करके और शरीर सिहर जाता है, आत्मा सिहर जा रही है। उसके बावजूद भी 2 पुलिस के लोग मारे गए। ऑफिशियली जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2 पुलिस वाले मारे गए हैं और 3 सिविलियन मारे गए हैं, लेकिन अखबार में यह भी दिया हुआ है कि एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली लगी है जो हॉस्पिटलाइज है, गंभीर स्थिति में है, और होडल के डीएसपी
उनके सिर में गोली लगी है, बहुत गंभीर स्थिति में है, पता नहीं उनका क्या होगा। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक वहाँ पर 12 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, किसी की पीट कर हत्या हुई है, किसी को जला दिया गया है जिंदा, गाड़ियाँ जला दी गई हैं और भी बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया गया है, जो कि दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः ज्ञान ले सकता है? क्या मेवात की घटना सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के लायक है? फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।